हेलो बच्चों, आज चालू कर रहे हैं हम 11th का फास्ट ट्रैक रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का, जो है इवैल्यूएशन एंड द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। फास्ट ट्रैक रिवीजन में थोड़ा फास्ट जाएगा। इसमें मैं आप लोग को बता दूं, इस चैप्टर में बताया गया है पहले तो बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है, इन सब में डिफरेंट बिटवीन बताया गया कि भैया बिजनेस करने के तरीके क्या हैं, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क क्या है, और फिर थोड़ा सा टच दिया गया है कि हिस्ट्री के टाइम पर कि भैया पुराने समय पर किस तरीके से बिजनेस चल रहा था। तो चलिए चालू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या है। कॉमर्स जो है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि भैया एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज का, गुड्स या सर्विस का, या फिर किसी भी चीज को हम जब आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं कि भाई हमने पैसे लिए हैं और सामने वाले को कुछ दिया है, तो ये हम इसको हम पूरा पूरा कॉमर्स बोल रहे हैं। तो भैया ये जब बल्क में होता है तो हम इसको कॉमर्स बोलते हैं, इसका कॉमर्स नाम है। और ट्रेड भी बोला जाता है, ट्रेड भी बोला जाता है। दैट मींस कि वो भी कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पहले के जमाने में जो इन्होंने बातें रखी, इनमें स्टार्टिंग में आपको बताया चैप्टर के कि मेरा दो तरीके थे जब बाय वाटर एंड लैंड हम मतलब चीजों को ट्रांसपोर्ट करके वहां तक पहुंचाकर उसको बेचने की कोशिश करते थे। एक सिल्क रोड का बहुत ज्यादा ये वर्ड बार बार आएगा, तो इसका ये मतलब है जो ईस्ट से नॉर्थ के नेटवर्क को जोड़ता था। मतलब लोगों को मतलब यहां से वहां तक मतलब ये देखा जा रहा था कि भाई बिजनेस करने के दायरे को हमने रोड तक सीमित रखा था कि जितनी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वहां वहां चीजें बिकती हैं। फिर आगे बढ़ते हुए इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। इंडिजियस मतलब होता है कि स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम। यहां पर इन्होंने उस समय बताया कि उस समय तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज बैंक थे नहीं कि भैया जो बैंक हो और अच्छे से काम कर रहे हो, उसके रूल्स और रेगुलेशन तय हो, ऐसा नहीं था। बहुत नॉर्मल तरीके से, एक इनफॉर्मल तरीके से बैंकिंग सिस्टम को चलाया जा रहा था, जिसमें मतलब लोन देना और फाइनेंस के जो काम थे जो हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के लिए हमें जरूरी था, तो उसमें हमें ये सारी चीजें यूज हो रही थी। फिर बेसिकली आगे जाके देखा हमने कुछ डॉक्यूमेंट ये लोग यूज कर रहे हैं जिसको हम हुंडीज और चिट्ठी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बेटा अगर इन सारी चीजों को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। चिट्ठी ढूंढोगे तो उसमें आपको रजनीकांत जी दिख जाएंगे। तो ये अपने इंडिया के बनाए हुए सिस्टम्स हैं जिसको इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे पेपर वर्क यूज काम चालू करे जिसकी दम पर क्या हमें मतलब उधारी और जो पैसे अभी नहीं बाद में पे कर देना, ये सारे सिस्टम को इन्होंने जो आज की डेट में जो आप चेक और ये डीडी वगैरह से देखते हो, ये बस उसका एक बहुत पुराना वर्जन था। फिर राइज इंटरमीडिएटरीज। यहां पे इंटरमीडिएटरीज बीच में आने लगे। इंटरमीडिएटरीज वो लोग जो बीच में आते थे। बीच में आते थे मतलब अगर मैं प्रोडक्शन करने वाला बंदा हूं, तुम कस्टमर हो सामान खरीदने वाले, तो कुछ लोग हैं बीच में मीडिएटर जो मेरे सामान को तुम तक पहुंचाते हैं। वो एजेंट हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। इनका अच्छा खासा कमीशन होता था और उनमें पैसे लेने के बाद वो आप तक इस गुड्स को पहुंचाते थे। मतलब मेरा गुड्स अगर 10 रुपए का है तो तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते वो 15 या 20 रुपए का हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में मीडिएटर बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि भैया, और फिर उसके बाद यहां पर अपन को बताया कि भैया कि हमारे लिए कुछ रिस्क थे, वो कौन से फैक्टर है, इनको कंसीडर करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। फिर ट्रांसपोर्ट जो हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा था कि ट्रांसपोर्टेशन हम जो देख रहे थे, ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम अपनी एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाकर उसको बेचने की हिम्मत रखते हैं। तो जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स थे, इसको मतलब बाय लैंड या फिर आप सीवेज से जाए, लेकिन आपको ये ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन में ये कवर कर दिया गया है कि गुड्स बनते कहीं है और बिकते कहीं है और कंज्यूम करने वाला कोई और बंदा है, तो वहां तक पहुंचा पाना गुड्स, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ मेजर सेंटर बताए कि भैया ये एक ऐसा तरीका बताया कि कुछ हमारी जो सिटीज थी जो किसी किसी चीज के लिए फेमस थे। मतलब अगर वो उज्जैन को बात करें या सूरत की बात करें तो कोई टेक्सटाइल के लिए मतलब नाम था जिसका कि टेक्सटाइल बिजनेस ज्यादा हो रहा है। कुछ क्लॉथ को लेकर बात हो रही है, जैसे जैसे कि भैया ये बिजनेस यहाँ पर ज्यादा है, कुछ अलग अलग चीजें। तो ये क्या हो रहा है कि अलग अलग सिटी के अलग अलग गुड्स को लेकर फेमस होना कि भाई ये गुड्स यहाँ पर अच्छे मिलते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बिजनेस अच्छा होता है। ये सारी चीजें देखते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे नाम दिए हैं और उसको आप मतलब नॉर्मल ये देखेंगे इस सिटी से बिलोंग करता था ये गुड्स और ये चीज यहाँ पर मिलती थी, ये रोड्स थी, इसलिए यहाँ पर इनका नाम ये बदल बदल के आगे आगे चेंज होते गए। फिर आप बात करते हैं कि भैया कि ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर बोला दो टाइप के होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप बात करते हो कि भैया मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं उसे बोलता हूं कि एक ऐसा काम जहां मेरे पैसे का कोई लेने देना नहीं है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर किसी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनसे फीस ले रहा हूं, तो मैं फीस लेता हूं क्योंकि मुझे पैसा मिलता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन मैं अपने घर में ही अपने भाई को पढ़ा रहा हूं, अगर वो नालायक है मैं उसको पढ़ा रहा हूं और मैं बढ़ाने के बाद वो मेरे को पैसे नहीं देता है, क्यों? क्योंकि भाई वो मेरा छोटा भाई है, वो पढ़ेगा तो मेरी इच्छा है कि भाई उसका रिजल्ट आएगा तो वो मैं भी खुश होऊंगा, मैं अपनी खुशी के लिए ये कर रहा हूं। तो ये मेरा मेंटल सेटलमेंट, जहां पैसा बीच में नहीं आए, ये मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब भी पैसा बीच में आ जाएगा तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी याद रखेंगे। पैसा पैसा पैसा, आया आया आया।
ठीक है। और मेंटल सेटिस्फेक्शन मतलब ओम नमः शिवाय, जब आप अपने मन की शांति के लिए कोई काम करते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आता है भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप होते हैं। पहला कि बिजनेस करके पैसा कमाइए, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट अर्न करोगे, प्रोफेशन करोगे तो फीस। प्रोफेशन क्या होता है भैया? प्रोफेशन मतलब जब कोई बंदा सर्विस दे रहा होता है अपनी, वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। बिजनेस में तो आप भैया प्रोडक्शन करते हो, कुछ बनाते हो, फिर उसके बाद उसको बेचते हो, पैसा कमाते हो। लेकिन सर्विस सेक्टर की बात करें तो प्रोफेशनल्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए जिन्होंने एक अलग नॉलेज ले रखी है, अलग पढ़ाई कर रखी है। वो डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है। तो ये लोग क्या है? ये लोग प्रोफेशनल हैं जो फीस चार्ज करते हैं। ये लोग कुछ बना कर नहीं बेच रहे हैं, इसलिए उनको प्रोफेशनल कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इनको सैलरी मिलती है भाई, इनको सैलरी मिलती है। ये एक अपने एम्प्लॉय के अंडर में काम करते हैं, एम्प्लॉय जैसा बोलता है ये लोग करते हैं, और काम करने के बाद इनको महीने की सैलरी मिलती है। वेजेस और सैलरी का नाम दिया गया। फिर बोला गया भैया बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस को देखा तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए बिजनेस, मतलब कि आप कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो हम मानेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हो। वहां पर प्रोडक्शन हो सकता है, परचेज हो सकती है, सेल हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, और सर्विस आप दे सकते हो। आपका मेन एम होगा अर्न प्रॉफिट। आप बिजनेस कर रहे हो इसका मतलब कि आप में मेन एम आपका जो है वो है प्रॉफिट। फिर मैं आपको बताता हूं कि भैया इकोनॉमिकल एक्टिविटी, भैया कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटी की, भैया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स या सर्विस का, आप प्रोडक्शन कर रहे हो वहां पर। दूसरा ये बातें जिससे आप मानोगे कि हाँ बिजनेस ही कर रहे हो। सेल और एक्सचेंज कि भैया आप उसको बनाकर रख नहीं रहे हो, आप अपने पास नहीं रख लिया, आपने क्या किया? उसको बेचा, तो आपको हम मान रहे हैं कि भैया आप सेल और एक्सचेंज कर रहे हो, तो हम मान रहे हैं कि आप बिजनेस हो। फिर डीलिंग ना रेगुलर बेसिस पे बोल रहे हैं कि भाई आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहे हो, तो हम मान रहे हैं कि आप बिजनेस से एक बार कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होगा कि आप करते जा रहे हो वो काम, तो हम मान रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो। प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि भैया पैसे कमा रहे हो। फिर अनसर्टेनिटी कि भैया रिटर्न का कोई पक्का नहीं कि हो सकता प्रॉफिट हो सकता लॉस हो जाए। और फिर रिस्क के एलिमेंट तो हमेशा आपके बिजनेस में बने रहेंगे। तो ये बोलता है भैया बिजनेस का मतलब तो यही है कि ये सारी बातें कवर होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हो। प्रोफेशन की बात करें तो स्पेशल नॉलेज ले लो, या आपके पास स्किल्स हैं जी, आप कमाते हो फीस के तौर पे। इसमें सबसे पहले आपको बोला कि आप किसी भी चीज के बारे में अगर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि किसी भी चीज पे कोर स्टडी कर लो, बेसिक स्टडी से लेकर बिल्कुल टॉप स्टडी कर लो, तो हम मानेंगे कि भैया आप एक अच्छा लेवल का नॉलेज रखते हो, अब लोगों को सर्विस देने के लिए तैयार हो। यहां पर बोलता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, भैया इसके बारे में समझा दीजिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब हर किसी के लिए ये रास्ते नहीं खुले होते। प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल के कोर्सेस ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए आपने कॉमर्स लेकर पढ़ा, 11th-12th कॉमर्स लेकर पढ़ा, अब आप बोलते हो कि भैया नहीं नहीं अब तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो तो आप अब मैथ साइंस वाले, और फिर आप मतलब डॉक्टर की लाइन में नहीं जा सकते, तो आपको उन्होंने बोला कि भाई आप वापस जाइए 10th पे, और फिर दोबारा 11th दीजिए, उसके बाद आप आइए 12th देके, तब हम आपके लिए लाइन खोलेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड यहां पर बोला कि आप सब लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप कहीं से भी हो, कोई सी भी फील्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बिजनेस करना आप कर सकते हो। प्रोफेशनल्स की बात करें, एक एसोसिएशन बना लेते हैं ये लोग। एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप मतलब कि अगर आप देखें तो डॉक्टर्स हो या सीए हो या सीएस हो, इन सबका एक इनविजिबल एक ग्रुप है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक डॉक्टर यहां बैठा है जबलपुर में, एक डॉक्टर बैठा है दिल्ली में, लेकिन अगर कभी किसी डॉक्टर को जबलपुर में किसी ने मतलब किसी बात पे मार मूर दिया, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हम तो हड़ताल करेंगे, तो सारे डॉक्टर यूनिटी पे आ जाते हैं और बोलते हैं भैया हड़ताल होगी। वो भले एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन यहां पर बात आ गई है भैया हमारे डॉक्टर्स पर कैसे हाथ उठाया, हम सब एक ग्रुप हैं, तो एसोसिएशन बन जाते हैं ये लोग। जैसे जैसे ये लोग पास होते जाते हैं, उसके बाद इनको मेंबरशिप नंबर मिल जाता है, और फिर जब ये मेंबर बनते हैं किसके कि भैया हाँ ये एक डिपार्टमेंट के मेंबर्स बन चुके हैं सारे डॉक्टर, वो इसके ऐसे सीए हैं, सीएस हैं, तो लोग सब लोग क्या होते हैं एक मेंबर बन जाते हैं, एसोसिएशन बन जाता है, जो आपको दिखता नहीं है, जरूरी नहीं है इनका मिलना जुलना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक एसोसिएशन का हिस्सा जरूर होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए प्रोफेशन को, उनको फॉलो करने पड़ेंगे। वो प्रोफेशनल है, जिस भी डिग्री को वो होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो सीए हो, तो उनको क्या करना, अपने प्रोफेशनल जो काम है उसको बिल्कुल दायरे में रख के करना है। कोई भी कानून को तोड़कर या फिर रूल्स को तोड़कर आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। सर्विस मोटिव की बात करें तो ये लोग सिर्फ सर्विस देते हैं। ज्यादातर लोग, जितने डॉक्टर कभी कुछ बनाकर बेचने का काम नहीं कर रहा होता, वो सीधे सीधे आपको सर्विस देता है और सर्विस से पैसे कमाता है। रिवॉर्ड यहां पर इनका फीस है, जो ये लोग कमाते हैं वो फीस के तौर पे कमाते हैं। और नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ज्यादातर ये कंसल्टेंट सर्विस देते हैं, सामने वाले को अपनी बातें रखकर समझाकर कि भाई मेरा नॉलेज कह रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो मान लो, ठीक है, तो उससे ये लोग पैसा कमा रहे हैं। लॉयर भी उसी में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो भैया ये तो वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं दूसरों के लिए। भैया दूसरों के लिए रेम्युनरेशन के लिए पैसा मिलेगा इनको, रेम्युनरेशन मतलब इनका सैलरी और वेजेस मिलेगा। हाँ ये कैसे होते हैं भैया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉई मतलब जो
जो उसके अंडर में काम कर रहा है। तो रिवॉर्ड में इनको सैलरी और वेजेस मिलता है, और जैसा जैसा प्रिस्क्राइब किया है एम्प्लॉयर ने बोलने को, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा आपको काम करना पड़ेगा। फिर अगर बात करें कि भैया यहाँ पर कैपिटल देने की, तो एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करोगे तो आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, और प्रोफेशन में भी जाओगे तो थोड़ा लेवरेज कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो सारे वो रूल्स और रेगुलेशन इनको वो फॉलो करने हैं जो इनके एम्प्लॉयर ने बना कर दिए हैं। फिर बोले क्वालिफिकेशन, जो एम्प्लॉयर चाहेगा कि भाई अगर मेरे को एमबीए चाहिए, मुझे सीएस चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर मुझे चार्टर अकाउंटेंट चाहिए, तो वो अपने डिमांड रखेगा, उसके हिसाब से काम होगा। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहां पर दो बटे हुए हैं भैया। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो दो ही तरीके होते हैं, एक तो इंडस्ट्री बनाकर काम करना, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री जब आप प्रोडक्शन की बात करते हो, प्रोसेसिंग की बात करते हो, गुड्स या सर्विस बनाने की बात करते हो। कॉमर्स सिर्फ एक्सचेंज की बात करते हो। इसका मतलब कॉमर्स का पूरा मतलब सिर्फ एक्सचेंज है कि भाई बना कोई और रहा होगा, लेकिन आपका काम क्या हो रहा है? एक्सचेंज, उसको यहां से वहां लाकर बेचना। मतलब कि कैसे बेचोगे, कैसे बिकेगा, कौन से मार्केट में बिकेगा, लोगों की नीड क्या है, उन्हें क्या जरूरत है, ये सब कुछ काम कॉमर्स का है। लेकिन बाकी सारी चीजें हम कौन बोल रहे हैं? इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री कैसी है अब देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में यहाँ पर तीन तरीके बताए इन्होंने, बोला कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव होती है, मतलब प्राइमरी जो सबसे लोअर लेवल पे अपन बात कर रहे हैं कि भैया एक बिल्कुल जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो चीजें लेकर बिजनेस चला रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे, जो आपको गॉड ने दिया है भाई। क्या दिया है प्राइमरी इंडस्ट्री में? अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जिसमें अपन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो जमीन के नीचे खुदाई करके या फिर हम कुछ जो कुदरती तरीके से पा रहे हैं और उसको हम ले जाकर बिजनेस करके बेच खरीद रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी के अंदर आता है। उसमें दूसरा पार्ट होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब क्या? अब आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से हम देख रहे हैं कि भाई ये सब लिविंग ऑर्गेन से, जिसमें हमने देखा कि इससे हमारा बिजनेस चल रहा है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो मतलब एग का बिजनेस हो, आप जो भी ऐसा काम कर रहे हो जो जेनेटिक के अंदर आ गया। फिर उसके बाद बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब इसके अंदर दो बातें, इसके अंदर भी दो ही बातें हैं, ध्यान से सुना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें आप मतलब जो भी चीजें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कॉटन हो, सीमेंट हो, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चार बातें और आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री, जब आप क्या करते हो, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो क्या कर रही है, चीजों को सेपरेट कर रही है कि भाई मैंने एक क्रूड ऑयल निकाला और फिर मैंने उसको क्या किया, देखा उसमें से क्या क्या चीजें हैं कि जो अलग अलग हो सकती है, एनालाइज कर लिया कि भैया अलग अलग कंपोनेंट में इसको बांट दिया। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जब मैंने अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करके एक नई कंपोनेंट बना दिया, मतलब सीमेंट बनाया, अगर मान लीजिए मैंने अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ा और नई एक सीमेंट बना दी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, मैंने आपको कुछ गुड्स अपने मार्केट से लेकर आया, जैसे शुगर केन लेकर आया, लेकिन उसको मैंने काम करके उस पर शुगर बना दी, तो शुगर केन मतलब मैंने गन्नों से शुगर बनाई, तो ये प्रोसेसिंग, मैंने प्रोसेस बस किया। असेंबलिंग की, मैंने अलग अलग कंपनी के अलग अलग पार्ट लिए और असेंबल करके एक नई चीज बना दी। जैसे कार कंपनी, कार अलग है, इंजन किसी और कंपनी का है, उसमें ग्लास जो लगे हैं वो किसी और कंपनी के, टायर जो लगे हैं वो एमआरएफ के लगे, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, एक असेंबल करके एक कार बना दी। अब आगे बढ़ते हैं भैया, थर्ड टाइप की इंडस्ट्री जो होती है वो है ट्रेजरी। ट्रेजरी में क्या होता है? ट्रेजरी में बोलता है भैया ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब सर्विस देने वाली, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सब जितनी भी जो आपको हेल्प कर रही है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, बिना इनकी हेल्प के नहीं चल सकती है। तो ट्रेजरी इंडस्ट्री इन दोनों इंडस्ट्री को हेल्प करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को। सेकेंडरी में मैंने आप लोग को बता दिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताना भूल गया था कि कंस्ट्रक्शन में आप मतलब जो भी चीजें आप जो बिल्डिंग, रोड, ये सब देख रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती है, ये भी सेकेंडरी का ही पार्ट है। तो तीन इंडस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। फिर आता है भैया कॉमर्स के बारे में बताएं। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स ऑल दोस एक्टिविटीज विद सेल एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और ट्रेड, एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड। मतलब यहाँ पर बोलता है अगर ट्रेड के लिए, मतलब आप खरीदना बेचना जो कर रहे हो, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब कुछ कॉमर्स है। एक्सचेंज जो हो रहा है, मतलब आपको सेल के लिए जो भी कुछ करना पड़ रहा है वो कॉमर्स है। यहाँ पर बोलता है ट्रेड में अगर आप बात करेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यहाँ पे दो बातों में डिवाइड किया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड से बहुत क्लियर हो रहा है वर्ड कि भैया विद इन द इंडिया अगर आप बात करते हो तो होलसेलर है, रिटेलर है, आप इन दोनों में ही बात करो। होलसेलर जो बल्क में गुड्स खरीदता है और फिर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर क्या करता है, मार्केट में बेचता है। रिटेलर मतलब वो जो नुक्कड़ में छोटी मोटी दुकानें हैं वो, होलसेलर जो लमसम गुड्स खरीद के आपके पास भेजता है। एक्सटर्नल ट्रेड यहां पर बोलता है भाई ये बड़ा लेवल हो गया। अब ये बोला या तो इंपोर्ट करोगे मतलब इंडिया के बाहर से माल खरीद के लेकर आना, मतलब दुबई से मैंने माल खरीदा, ये इंपोर्ट है। या फिर एक्सपोर्ट करोगे, या तो मैंने क्या किया, अपने गुड्स यहां से ले जाकर कहीं बाहर बेचे, दुबई में बेचे, अमेरिका में बेचे, जापान में बेचे, तो ये एक्सपोर्ट करना हुआ। फिर बोलता है कि भैया लेकिन एक इंटरपोर्ट भी होता है। ये ऐसा होता है कि भाई ये कि भैया मैंने गुड्स तो मंगाए हैं इंडिया तक, लेकिन वो गुड्स मेरे नहीं है, वो किसी और कंट्री के हैं। नेपाल अब डायरेक्टली गुड्स नहीं मंगाता, तो भाई शिप के थ्रू मेरे पास गुड्स आए और मैंने फिर बाद में नेपाल को ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन हाँ मेरे चार्जेस वगैरह होंगे, तो मैंने ये इंटरपोर्ट किया।
जिसका क्या मतलब है कि भाई मैंने 3 तरीके बताए, एक तो इम्पोर्ट कि जब मैंने बाहर से गुड्स खरीदा, दूसरा एक्सपोर्ट जब मैंने बाहर गुड्स बेचे, और फिर तीसरा इंटरपोर्ट जहां पर मैंने बोला कि दूसरी कंट्री से गुड्स आए लेकिन दूसरी कंट्री के लिए। फिर मैंने बोला एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं, एंसिलरीज मतलब होता है हेल्पिंग इंडस्ट्रीज। ये वही है जो आपने अभी तक देखे कि भैया जो ट्रेजरी में थे, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके बिना आपका बिजनेस पॉसिबल नहीं है। ये कॉमर्स की लाइन के सबसे बड़े बिजनेस है। फिर उसके बाद बोलते हैं भैया ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, तो सबसे पहले 3 ऑब्जेक्टिव हैं। इकोनॉमिकल मतलब आप सबसे पहले अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए सोचते हो। सोशल मतलब लोगों के लिए सोचना, सोसाइटी के लिए सोचना, सोसाइटी के लिए ऐसे गुड्स बनाना कि भाई लोग खरीदे, लोगों की जरूरत नहीं होगी तो आपके गुड्स कोई नहीं खरीदेगा। अगर आपके लोगों की जरूरत है तो लोग जरूर खरीदेंगे, अच्छा गुड्स हो, क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस अच्छा हो तो जरूर बिकेगा। ह्यूमन और इंडिविजुअल जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उनकी सैलरी, उनका वेजेस, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर भी ध्यान रखें। 3 चीजें इंपॉर्टेंट कि भैया ऑब्जेक्टिव बिजनेस के, इकोनॉमिकल मतलब आप पहले अपने बिजनेस, अपने ग्रोथ, अपने प्रॉफिट के लिए सोचो। फिर सोशल कि लोगों के लिए सोचो जिनके लिए आप बिजनेस बना काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो। और तीसरा वो लोग जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए सोचो। फिर आता है बिजनेस रिस्क, यहां पर बोलता है भैया प्रॉफिट या लॉस ये पक्का नहीं, रिस्क हमेशा बना रहेगा। बिजनेस रिस्क में आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। कभी भी आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, कभी भी आप नीचे गिर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने नीचे गिरते हुए देखा, ताकि हमने नोकिया के बारे में सुना था, हमने देखा कि भाई वो कंपनी किस तरीके से नीचे आ गई, इतनी बड़ी कंपनी जो मतलब लीडर थी मतलब मोबाइल कंपनीज में। फिर आगे बढ़ते हैं भैया कि भैया इनिशियल पार्ट है आपके बिजनेस का, रिस्क आपके बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मतलब इतनी आप कभी भी हटा नहीं सकते। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मतलब बिल्कुल कभी खत्म करके निकाला नहीं जा सकता। प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड होता है, जितना आप रिस्क लेते हो उतना आपको प्रॉफिट मिलता है, वो आपका रिवॉर्ड है, उसके साथ ही रिस्क जुड़ा हुआ है। फिर आपको देखना है कि भैया रिस्क आपके नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड कर जाता है कि आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा आपको हो सकता है रिस्क उतना बड़ा हो, और हो सकता है कि भैया आपका बिजनेस छोटा है या नेचर ऑफ बिजनेस वैसा नहीं है जिसमें आपको रिस्क ज्यादा है, तो ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं। लेकिन हाँ रिस्क होगा कम या ज्यादा ये डिपेंड करेगा। फिर मैं आपको बात करता हूँ कि बिजनेस के और भी रिस्क हैं जो मतलब नॉर्मल तरीके से आप देखें नेचुरल क्लॉजेस की वजह से, भैया भूकंप आ गया, तूफान आ गया, पानी गिर गया, अब ये सब चीजें नेचुरल क्लॉजेस में आती हैं कि भैया ऐसी दिक्कतें होंगी, इसके चक्कर में अब ये तुम्हारा बिजनेस डूब सकता है। फिर ह्यूमन क्लॉजेस की वजह कि भैया लोग तुम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा स्टाफ तुम पे भरोसा नहीं कर रहा है, तुम्हारे स्टाफ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, किसी ने तुम्हारे साथ चीट किया, तो इंसानों से धोखा खाने के बाद आपका बिजनेस डूबा। इकोनॉमिकल कॉजेस की भैया इकोनॉमी ही गिरी हुई है, हम देख रहे हैं कि मार्केट हमारा उठ ही नहीं रहा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमें लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि हमारे दिख रहा है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम गिरता जा रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, उसके चक्कर में हम भी गिरते जा रहे हैं। फिर होता है फिर अदर क्लॉजेस, वो सारी चीजें जितने भी प्रकार के रिस्क बच गए अब तो वो सारे अदर में डाल दिया। तो रिस्क बहुत टाइप के होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में अभी इतने ही है, तो आप इन सब पे ध्यान देखें। चलिए थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।